हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक है। जीओसी के आगे का हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, कुछ उसके आगे वाले क्वेश्चन को मैं उसी में शामिल कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग वुड बी। ये पहला देखिए ऑप्शन दे रखा है, बेंजीन है, टॉल्यूइन है, क्लोरोबेंजीन और फिनॉल है। तो बच्चों एक क्वेश्चन जान लीजिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का एडिशन या उसमें सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा हो, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये एरोमेटिक रिएक्शन कंपाउंड का एक सबसे सुटेबल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर उस बेंजीन के रिंग यानी बेंजीन के डेरिवेटिव वाले कंपाउंड के आर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप अगर बेंजीन के रिंग पर है तो वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा देता है। पर अगर उस पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप उस पर पाया जाता है, नेगेटिव एम इफेक्ट वाला ग्रुप पाया जाता है, जिसका नेचर है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे कम होती है, वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि कहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे अगर सॉल्व किया जाए तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR ये कहाँ पर बढ़ेगा, तो इसका नेचर इफ पॉजिटिव आई इफेक्ट वाला हो या पॉजिटिव एम इफेक्ट ग्रुप, या इसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप occupied on benzene ring, then ESR increases, ESR बढ़ जाता है पॉजिटिव इफेक्ट वाला। मैंने इसका वीडियो पिछले वाले लेक्चर में बना रखा, उसके अंदर है। जब जीओसी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर ESR में पॉजिटिव इफेक्ट वाला और नेगेटिव इफेक्ट का ये ग्रुप मैंने बना रखा है और दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा, वो पिछली वीडियो देखेगा। तो जहाँ पर पॉजिटिव एम इफेक्ट ज़्यादा ग्रुप वाला होगा उसके अंदर ESR सबसे ज़्यादा होगा। वहाँ पर देख सकते हो कि इस बेंजीन के नेचर पर देखो, सबसे पहला कंपाउंड जो दिखा बेंजीन ही है, ये देखिए बेंजीन। फिर इसके बाद दूसरा क्या दिया गया, टॉल्यूइन है। बेंजीन के साथ में इसका दूसरा साथी यहाँ पर टॉल्यूइन यहाँ पर दिया। तीसरा कंपाउंड अगर देखा जाए बेंजीन के ऊपर यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के फॉर्म में। और अगर कंपाउंड देखा जाए तो यहाँ पर जो पाया जा रहा है वो देखो फिनॉल के फॉर्म में है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिनॉल मिथाइल ग्रुप, फिनॉल का भी देखो, फिनॉल का अगर कंपेयर करो तो पॉजिटिव इफेक्ट है, और OH देखा जाए तो यहाँ पर होगा तो ये -I इफेक्ट, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसमें, ठीक है, इस केस में। और यहाँ देख सकते हो कि ऐसे में क्लोरीन का भी नेचर होगा -I इफेक्ट, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी ग्रुप के द्वारा -I इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई पड़ता हो तो पॉजिटिव एम इफेक्ट का प्रभाव जो होगा वो माइनस के ऊपर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी जहाँ पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा तो किसका देखिए यहाँ पर होगा, ये होगा फिनॉल का ज़्यादा होगा, उससे कम होगा मिथाइल का, उससे कम आप रख सकते हो कि जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का दे रखा था, तो क्लोरोबेंजीन का नेचर नेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है, और प्लस एम के बराबर होता है, लेकिन नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा, डीएक्टिविटी जो ज़्यादा होता है, उससे कम जो होता है वो बेंजीन वाले ग्रुप का हो जाएगा, और सबसे कम ग्रुप देख सकते हो कि यहाँ पर Cl का हो जाएगा। तो ऐसे क्या देख सकते हो कि ये OH फिनॉल जहाँ पाया जा रहा है वो उसका पॉजिटिव एम इफेक्ट ज़्यादा है तो D का होगा, फिर B टॉल्यूइन का होगा, तब इसके बाद बेंजीन का होगा, और सबसे कम ESR क्लोरोबेंजीन होगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में Cl डीएक्टिवेट करने वाला ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर ESR सबसे कम होगा, और वह पहला ऑप्शन होगा DBAC। DBAC का ये ग्रुप होगा जो उसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, ज़ाइलिन एंड द टॉल्यूइन। इसमें से कहाँ पर ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा कि जो रिएक्शन है FCR, ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, FCR है, ध्यान रखिएगा। इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर अगर हम रिएजेंट की बात करें तो ये रिएजेंट जो होता है एक लिविस
एसिड होता है और वह लेस एसिड AlCl3 का प्रयोग किया जाता है। यह रिएक्शन बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव वाले में जिस बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगे होते हैं, जिसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होता है, वहां पर FCr रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्लोरोबेंजीन भी FCr देता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले कंपाउंड अगर बेंजीन पर पाए जाएं तो FCr नहीं देगा। एनिलीन और फिनॉल सुटेबल रिएक्शन FCr की नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला ग्रुप और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला ग्रुप एक साथ पाए जाते हैं तो उसके अंदर FCr होता है। तो देखिए यहाँ पर ये रूल इसका है कि जहाँ हमने बताया कि एक बेंजीन का जो नेचर है वो तो FCr देगा, पर अगर बेंजीन के ऊपर इस तरह का ग्रुप पाया जाता है, ये देखिए बेंजीन पर अगर ग्रुप यहाँ पर CH3 जैसे आ गया, ठीक है, या इसकी जगह पर बेंजीन पर अगर ग्रुप यहाँ पर ध्यान सकते हो कि साथ में कोई ग्रुप और मान लो दिया गया, इसके साथ में मान लो कि Cl ग्रुप दिया गया है तो ये देगा इस समय। अगर ग्रुप के साथ में मेथॉक्सी ग्रुप दे रखा O और ये CH3 आ गया है, ठीक है, तो ये सब ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले हैं, ये भी पॉजिटिव M इफेक्ट वाला है, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट वाला है, लेकिन ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए फिर भी ये FCr देते हैं। इसका सेंस है कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट अगर है तो FCr प्रोसीड होगा, आगे मिलेगा। पर अगर बेंजीन के रिंग पर देखा जाए तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में NO2 आ गया, या बेंजीन के ग्रुप पर अगर बाय द वे इस पर CHO आ गए, अगर बेंजीन के ग्रुप पर बाय द वे यहाँ पर COOH आ गया, इसका नाम है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला है, नेगेटिव इफेक्ट वाला है, तो ये FCr नहीं देता है, ये FCr नहीं देगा। पर ध्यान रखिए अगर इसी पर ऐसा कंपाउंड आ गया है, अगर किसी कंपाउंड पर देखो यहाँ पर मान लो आ गया CH3 और ये आ गया NO2 एक ही बेंजीन के रिंग पर, ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो कैन गिव्स FCr देगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए FCr देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कंपाउंड एनिलीन है C6H5NH2, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, या फिनॉल है C6H5OH, कैन नॉट गिव्स FCr, क्यों नहीं देगा? क्योंकि इनका तो नेचर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन AlCl3 एक लुईस एसिड है जिस पर लोन पेयर पाया जाता है, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पहुँचने पर यह एडक्ट बन जाता है, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। इसका नेचर देखिए यहाँ पर जाएगा NH2 के साथ में AlCl3 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही C6H5 में अगर देखो तो ये O है, O के साथ में देखिए यहाँ पर जुड़ने के बाद OH AlCl3 में जब जाएगा तो लोन पे पहुँचने पर पॉजिटिव हो गया है। पॉजिटिव का सेंस हो गया कि नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, अब ये एक नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला काम करने लगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, इसलिए FCr रिएक्शन ये नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो आप देखो कि यहाँ पर कौन शो कर सकता है, देखिए तो दिया गया भाई एक बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ में ये ग्रुप यहाँ पर आपने लगा रखा है CH3 है Cl और प्लस AlCl3 लगा रखा है, और पूछा कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले नियम यही है कि जो भी रिएजेंट आपको दिया जाता है वह रिएजेंट पहले आपस में ये डिसाइड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और नया कोई एक इंटरमीडिएट या रिएक्टिव स्पीशीज बनाता है। और यहाँ पर देखो इसका रिएक्टिव स्पीशीज CH3 हो गया है, और ये कंपोनेंट अगर देखा जाए तो AlCl4 हो गया है। अब देखो यह जो CH3 है एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इस बेंजीन पर अटैक करता है, यहाँ देखिए जब अटैक करता है तो यहाँ पर देख सकते हो कि डबल बॉन्ड यहाँ 3 है और ये रिएक्टिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी एक कार्बन पर जब होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने पर इसका नेचर इस तरह का हो जाएगा। H है और इस पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो
इस बेंजीन के रिंग पर 2 साइट हो गई हैं और अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल जो दिया गया था पॉजिटिव वाला, इस इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, इसलिए ये पॉजिटिव वाला यहाँ जाके ज्वाइंट होगा। तो ये देखो इस समय एक अनस्टेबल ये कंपाउंड या स्टेबल रिएक्टिव स्पेसिस बनकर दिखाई पड़ेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, अनस्टेबल होगा। और देख सकते हो ये CH3 है। देखो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव था, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो मिलने पर 0 हो गया। जब ये चार्ज 0 हो गए तो प्लस वाला फ्री हो गया। अब ये प्लस वाला पूरे रिंग में यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा होगा, इससे ये पॉजिटिव रिंग वाला पूरा का पूरा अनस्टेबल फॉर्म हो गया। अब ये अनस्टेबल है तो क्या करेगा, फिर से दोबारा इस H को हटाकर डबल बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट करेगा और H को अलग कर देगा और कंपाउंड यहाँ पर टॉल्यूइन बन जाएगा। ये देखिए ये बन गया है टॉल्यूइन। इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और यहाँ अटैक करेगा और टॉल्यूइन कंटिन्यूअसली बनाता रहेगा जब तक यहाँ पर स्पेसिस होगा। इसलिए इसका ऑप्शन हो गया चौथा। 4 देखिए, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन द रिएक्शन विद HCl एंड एल्कीन रिएक्ट्स अकॉर्डिंग बस द मार्कोनिकॉफ रूल टू गिव अ प्रोडक्ट 1-chloro-1-methyl cyclohexane। मैंने इस रिएक्शन के अंदर आपको एक एल्कीन दिया गया है जिसमें मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है, जहां पर 1-chloro-1-methyl cyclohexane का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा होगा। तो देखो 1-chloro-1-methyl cyclohexane का जब फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा होगा तो कैसे हो रहा है, देखिए समझिए। इसमें यहाँ पर एक रिएजेंट ये दे रखा है कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड ये है और तीसरा कंपाउंड वहाँ दिया है। इस 1, 2, 3 में तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि A और B दोनों ऐसा कर सकता। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है। क्या करें, मार्कोनिकॉफ का रूल एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने पर होता है कि जब एक ऐसा रिएजेंट जिनमें प्लस और माइनस का चार्ज, जैसे HCl है, HBr है, HI है, HOCl है, NOCl है, HCN है, H2SO4 है, वाटर में H आयन और OH आयन अगर पाया जाता है, प्लस और माइनस का चार्ज पाया जाता है, और कोई एल्कीन हो या एल्काइन हो अगर अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन कम ज़्यादा हो, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन कम ज़्यादा हो, तो वह अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन कहलाता है। अब रूल कहलाता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो या एल्काइन हो के साथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अगर ऐड हो रहा होगा तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला पार्ट उस मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाके ज्वाइंट होगा जो मोस्ट एल्काइलेटेड होगा या जिस पर हाइड्रोजन सबसे कम होगा। इसे मार्कोनिकॉफ का रूल कहते हैं। और उसका उल्टा, जहां कार्बन पर ज़्यादा होगा वहां पर ज्वाइंट हो गया है, जहां कार्बन की चेन कम हो वहां ज्वाइंट हो गया है, तो वह कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये कह रहा है कि मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार लगाइए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा, पहले इसमें देखो ये पहला है ग्रुप, ये देखिए है डबल बॉन्ड CH2 है और आपको जोड़ना इस पर H और Cl। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब करोगे तो देखो यहाँ पहुँच जाएगा ऐसा। तो ये दिखाई पड़ेगा इस रिंग पर, ये कार्बन पर हो गया है, CH2 पर माइनस चार्ज हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया है। डबल बॉन्ड यानी एल्कीन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ चला जाएगा और एक कंपाउंड इस समय दिखाई पड़ेगा जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज पर CH3 हो गया है। और यहाँ देख सकते हो फिर इसके बाद Cl जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ कार्बोनियम आयन होगा, ये CH3 हो गया और यहीं पे Cl हो गया। इसका सेंस है कि 1-chloro-1-methyl, इसका नाम होगा 1-chloro-1-methyl cyclohexane हो गए। आप जरा सेकंड देखिए, सेकंड वाला जो दिया गया था वो ऐसा है। सेकंड में देख रहे हो कि यहाँ पर ये ग्रुप है CH3 और डबल बॉन्ड देखो यहाँ पर। आपको पता है कि इसका नेचर पॉजिटिव आई इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा, अगर आगे बढ़ जाएगा तो आपको दिखेगा इस तरह से इस रिंग पर
ऐसा दिखेगा कि CH2 CH3 पर ये हो गया है माइनस और ये हो गया है प्लस। ये डबल बॉन्ड एल्कीन है, एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इसके बाद H इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जाकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करके और ये रिंग पर मैंने साइक्लोहेक्सेन पर एक ये पॉजिटिव चार्ज टर्सरी पर हो गया और ये H ज्वाइंट हो गया। अब देखिए इस पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, यानी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहीं पर जाके नेगेटिव ज्वाइंट हो रहा है जहां मोस्ट एल्काइलेटेड कार्बन है, यानी यहाँ जुड़ा। देखिए यहाँ पर कार्बन की चेन ज़्यादा यहाँ पर कम है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, इसलिए ये मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो कर रहा है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन अगर कंपेयर किया जाए तो ये थर्ड ऑप्शन बता रहा है A एंड B बोथ में मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों हो रहा, तो इसका ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अ सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, एक कोई सिंगल कंपाउंड ऑप्शन में एक ये दे रखा है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। इसमें कह रहा है कि अगर यहाँ पर ओजोनोलिसिस करा दिया जाए, यानी ओजोन और जिंक वाटर की प्रेजेंस कर दिया जाए तो डबल बॉन्ड पर ये अटैक करने के बाद उसे तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद जिंक और वाटर दिया गया, इसका मतलब है रिडक्टिव के फॉर्म में है, तो कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन के फॉर्म में चेंज होगा वो कह रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो देख सकते हो कि CHO है और ये कीटो है, यानी एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए डबल बॉन्ड जहाँ टूटने पर वो CHO बने और वहाँ पर वो कीटो बने। देखिए हमको अगर मान लो ये जो ओजोन है, कह रहा है कि ओजोन पास किया गया है और उसके साथ में क्या बनेगा, तो देखो मान लो कि हमने ये रखा कि ये यहाँ से टूट रहा हो और ये यहाँ से ब्रेक हो रहा हो, ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा हो, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो। अगर हम ब्रेक करें इसे तो ब्रेक करने पर क्या होगा, क्या ध्यान दीजिए इस पर। अगर हम इसको डबल बॉन्ड की तरफ से ब्रेक करें, क्योंकि हमको ओजोन लगाना है, इस केस पर ओजोन का प्रयोग किया है और ओजोनलिसिस में जिंक और H2O का प्रयोग, ये है एजेंट है। तो जब तोड़ोगे तो देखो ये CH3 है, ये C है, ये डबल बॉन्ड है। जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ पे O जोड़ दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड पे O जोड़ दीजिए, तो देखिए टूटने पर क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ये हो गया कार्बन दूसरा वाला डबल बॉन्ड, ये डबल ये हो गया CH2 और ये भी हो गया देखिए CH2, ये भी हो गया देखिए CH2, पर ये देखिए हो गया है C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 करके यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन 2 बाहर है, तो 7 का इसका मतलब ये नहीं है। अब यहाँ तोड़िए, इसको तोड़ोगे तो CH3 ये हो गया CO, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं सेकंड वाले को, तो ये देखिए CH3 में ये हो गया CO, ठीक है। CH3 के बाद CO ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2, आगे C पे बता रहा है ये है CH3 ये वाला, फिर यहाँ देखो आ गया है CH2, फिर यहाँ देखो आ गया है CHO। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1, देखिए यहाँ पर यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 का बना रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि जहाँ पर कीटो के फॉर्म में यहाँ पर नहीं लग रहा है। अगर हम CH3 को अलग कर दें यहाँ पर, तो CH3 के बॉन्ड के आधार पर जो टूटा था ये CH3 CO है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 कार्बन, तो यहाँ पर 1 कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया, छठा, तो कुल 6 कार्बन है। और यहाँ देख कितना है 1 2 3 4 5 कार्बन बता रहा है, यानी कीटो के साथ में CO अलग है और CHO अलग है, CO अलग है, CH3 CO CH2 CH3, फिर इसके बाद CH2 और CHO। इसका सेंस हो गया कि 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो 6 पूरा हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ मिलाकर 6 पूरा हो रहा है। इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है कि जो ब्रेक होने पर ये 6 पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 और 6 पूरा हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सेकंड है। बाकी के ब्रेक होने पर यहाँ CH3CO नहीं मिल रहा है, यहाँ CH3CO नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा जो ओजोन के ब्रेक होने पर यह कंपाउंड देगा। यह भी क्वेश्चन नीट का आया हुआ है। द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 में HBr को जोड़ो, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें यह कंपाउंड दे रखा है C6H5, मैंने बेंजीन का रिंग है, इट इज अ बेंजीन रिंग, CH2 दिया गया है और ये CH है, डबल बॉन्ड CH है और ये CH3 है। इसके साथ में आपको HBr जोड़ना है। तो HBr में अगर पेरोक्साइड होता तो रेडिकल बनता, लेकिन ये पेरोक्साइड नहीं है तो H+ होगा और Br- होगा। ये देखिए, इस बेंजीन के रिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने वाला होता है, पर बेंजीन का रिंग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ होगा। पर ध्यान रखिएगा कि इनमें से इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जुड़ होता है और न्यूक्लियोफाइल बाद में। इनको अगर ब्रेक करके देखो तो इनमें दो संभावनाएं होती हैं। देखिए, डबल बॉन्ड है, ये CH पर अगर पॉजिटिव आया तो CH पर यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ग्रुप होगा CH3। या देखो ऐसा होगा, ये देखो, ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो और CH ग्रुप लेट हमने यहाँ पे चेंज किया और ऐसा पाया गया साथ में। देखो, ये है CH2, ये माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया है प्लस और ये पाया गया CH3। जरा ध्यान दो, अगर हम इस H को यहाँ जोड़ दें तो इसका मतलब ये हो गया है 0 और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम आयन पर रेजोनेंस मिलाकर 4 रेजोनेंस और 1 हाइपर बन जाएगा। और अगर हमने H को ध्यान रखिएगा, H पॉजिटिव को अगर हमने यहाँ पे जोड़ा, अगर यहाँ पे जोड़ा है तो यहाँ पर H का पूर्ण करके 0 हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इसकी पॉजिटिव चार्ज 1 हाइपर यहाँ है, 3 यहाँ पर है, तो केवल 4 हाइपर बनेगा। तो इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी कम, इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसलिए अगर देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो ये होगा C6H5CH पर Br और ये CH2 होगा, ये CH3 होगा। यानी ये मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो उस कार्बन पे जा रहा है जहाँ पर बल्कियर ग्रुप ज़्यादा लगा है, इसके स्टेबलाइज ज़्यादा कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ये होगा। और कंपेयर किया जाए तो इसका ऑप्शन जो मिल रहा है वो सेकंड, देखिए सेकंड बेंजीन के पास में इसको जोड़ के दिखा रहा है, ये इसका ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बेंजीन के पास में ज़्यादा होगा। आगे देखो, which of the following reagents will be able to distinguish between the 1-butene and the 2-butene? इनमें 1-ब्यूटाइन और 2-ब्यूटाइन के बीच में अंतर बताने के लिए कौन सा ऐसा ये दिया गया है रिएजेंट जो इसमें अंतर को बता सकता है, इसमें अंतर को बता सकता है। जैसे यहाँ पर CH3 ग्रुप है और C ट्रिपल बॉन्ड हो गया C और CH3, एक यहाँ पर है CH3 और CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड हो गया है CH। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो रिएजेंट की बात कर रहा है कि यहाँ पर इन दोनों की पहचान कौन करेगा। तो पहचान करने से पहले थोड़ी सी इसमें एक थ्योरी जान लीजिए। ध्यान रखिए कि अगर हमने यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया या हमने सोडामाइड NaNH2 और CH2Cl2 का एक रिएजेंट इसका हमने प्रयोग किया, तो इसका काम क्या है कि जैसे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह में टर्मिनल माने किनारे पर पाया जाने वाला जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वह मध्य में आ जाता है। अगर हम यहाँ पर यूज कर दें अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये आ करके इसके बीच में देखो शिफ्ट होगा और ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH3 होता है। उसी में एक दूसरा भी रिएजेंट है जो आइसोमर बनाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, NaNH2, ये सोडामाइड है। और इनर्ट सॉल्वेंट का प्रयोग कर दिया गया हो तो यहाँ पर देखो फिर से ये टर्मिनल पर इसे पहुँचा देता CH3CH2 ग्रुप में और C ट्रिपल बॉन्ड हो गया है CH। देखो, अब देखो यहाँ पर इसकी पहचान की जाती है कि कौन इसको फर्स्ट और सेकंड की पहचान करेगा। अगर
सोडामाइड का प्रयोग किया जाए तो एक लास्ट प्रोडक्ट में जो सोडामाइड का सोडियम है वो एक सॉल्ट बना देगा CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C और Na। अगर लास्ट में आपको H2 गैस निकलती मालूम हो तो समझिए कि ट्रिपल बॉन्ड किनारे पर है, और अगर H2 गैस नहीं निकलती है तो समझिए कि ट्रिपल बॉन्ड वह बीच में है। तो ये सोडामाइड है जो ब्यूटाइन 1 और ब्यूटाइन 2 को ये बता सकता है कि अगर वो ट्रिपल बॉन्ड किनारे पर रहेगा और नहीं भी रहेगा तो क्या करेगा कि वो ट्रिपल बॉन्ड को बीच में ला के रख देगा और फिर वो ला करके उसके H2 गैस को निकाल देगा। ऐसी कंडीशन में ये टर्मिनल को किनारे पर और टर्मिनल को बीच में लाने वाला ये होता है अल्कोहलिक KOH और किनारे पे लाने वाला होता है सोडामाइड। तो यहाँ पर हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। द रिएक्शन ऑफ द टोल्यूइन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Cl3। देखिए द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद Cl2, द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Cl3। अगर फिर Cl3 के साथ में किया जाए तो गिव्स X एंड द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y, thus X एंड Y आर, thus X एंड Y आर। तो X और Y क्या है, क्या देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ में अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएं और प्रेजेंस यहाँ पर लुईस एसिड का प्रयोग कर दें तो बताओ किसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि FeCl3 की प्रेजेंस में यह रिएजेंट सबसे पहले इस प्रकार से ब्रेक होता है। सबसे पहले क्लोरीन के अंदर ब्रेकिंग होती है और ब्रेकिंग होने पर एक कंपाउंड बन जाता है FeCl4- और Cl पॉजिटिव बन गया। ये Cl पॉजिटिव जो होगा H को रिप्लेस कर देगा और इसका प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा इसके अंदर। पर ध्यान रखिए अगर टोल्यूइन दी गई है, अगर यहाँ पहले से ही टोल्यूइन है, CH3 है, टोल्यूइन है, तो ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। और अगर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो क्लोरीन क्या होगा, उस कंडीशन में देख सकते हो कि ये दो प्रोडक्ट होगा। पॉजिटिव मेसोमेरिक का सेंस है कि आर्थो और पैरा पर ये क्लोरीन को जोड़ देगा तो इसका दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ये बन जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन और पैरा क्लोरोटोल्यूइन। ऑर्थो पैरा बन गया। पर ध्यान रखिए कह रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर कर दिया गया है तो इसी टोल्यूइन को अगर हम क्लोरीन का प्रयोग करें और अल्ट्रा वायलेट लाइट का प्रयोग कर दें तो ये क्लोरीन इसके टोल्यूइन के CH3 ग्रुप के सारे H को रिप्लेस करने के बाद ये देखो CCl3 बना देगा। मैंने इसका सेंस हो गया ट्राईक्लोरोमेथाइल बेंजीन, ट्राईक्लोरोमेथाइल बेंजीन बन जाएगा। आगे अगर क्वेश्चन इसको बढ़ाना चाहता तो यहाँ पर इतने खाली कहता कि अगर हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ में एक्सेस अमाउंट में रखें तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। तो आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हमने इसका प्रयोग किया है तो देखो C पर एक ग्रुप, दो ग्रुप है, OH है, OH है, OH है। ऐसा करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा और वाटर निकाल देगा तो ये कंपाउंड इस समय बन जाएगा बेंजोइक फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, इसका सेंस है कि ये कंपाउंड अगर देखा जाए तो ऑर्थो पैरा क्लोरोटोल्यूइन और ट्राईक्लोरोबेंजीन में इसका ऑप्शन थर्ड दिखाई पड़ा। ये थर्ड ऑप्शन है, इट इज द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि ऑर्थो पैरा क्लोरोटोल्यूइन है और ट्राईक्लोरोमेथाइल बेंजीन इस कंपाउंड का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग। इस रिएक्शन को देखो कि कौन कौन सा ये फॉलो कर रहा है। क्या देखिए यहाँ लिखा है कि उसके अल्फा कार्बन पर ये ब्रोमीन है, उसके बीटा कार्बन पर ये दो कार्बन लगा रहे हैं, ये वाला जो दिया गया है टर्सरी कार्बन के फॉर्म में आ रहा है। और अगर हम इसको देखें तो वही रिएक्शन, दोनों रिएक्शन सेम है, बस अंतर है कि एक अल्कोहल है, दूसरा ऑक्साइड है। ध्यान दीजिएगा कि यह एक सॉल्वेंट जैसा ही हो रहा है, इट इज द सॉल्वेंट जैसा, और यह एक ऑक्साइड है जो एक न्यूक्लियोफाइल जैसा दिखाई पड़ रहा है, इट इज द न्यूक्लियोफाइल। ये है न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल और ये सॉल्वेंट जैसा है।
अब देखो यहाँ पर ये सेकेंडरी जो प्राइमरी हैलाइड ये भी है, प्राइमरी हैलाइड यही है, लेकिन उसके अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन यहाँ हो गया है ये टर्सरी कार्बन, ये है टर्सरी कार्बन। अब दोनों कंपाउंड एक ही है, पर ये सॉल्वेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है। ये दोनों में अंतर ये है कि वीक है और ये आपको मिलेगा स्ट्रांग। अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN2 को फेवर करेगा और अगर वीक है तो SN1 को फेवर करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ये थर्ड वाला कि SN1 वो फर्स्ट वाला रिएक्शन है और SN2 ये सेकेंड है कि SN1 रिएक्शन फेवर्ड बाय प्रोटिक सॉल्वेंट एंड SN2 रिएक्शन फेवर्ड बाय नॉन प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हो गया इसका ऑप्शन फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है जो SN1 SN2 के फॉर्म में शो कर रहा। नेक्स्ट देखिए, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग। रिएक्शन देखो, ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH पर HCl है। एक बार HCl को जोड़ा गया है तो प्रोडक्ट B बन रहा है, दोबारा HI को जोड़ा जा रहा है तो प्रोडक्ट C बन रहा है। तो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट C बताओ क्या है, प्रोडक्ट C क्या है इसको बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, उस ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में ऐसा कर सकते हैं। CH3 है, CH2 है और C ट्रिपल बॉन्ड ये CH है, इसमें सबसे पहले से जोड़ा गया है। तो देखो कितना जो ग्रुप दिया गया है इसका पॉजिटिव आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लेफ्ट साइड करेगा, इसलिए पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग भी उसी दिशा में होगी। इसलिए इसका देख सकते हो कि CH3 और CH2 के फॉर्म है। C पर आ गया डबल बॉन्ड, CH पर आ गया है माइनस और प्लस हो गया। तो यहाँ पर भी आप इसे जोड़ सकते हो कि अगर हम H को H के अंदर देख सकते हो कि H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग Cl को मार्कोनिकॉफ के रिकॉर्डिंग Cl को यहाँ जोड़ दिया जाए और H को यहाँ जोड़ दिया जाए तो देख सकते हो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2C पर Cl आ गया, डबल बॉन्ड हो गया CH2 में। पर आगे देखो HI को जोड़ रहा है, HI के अंदर भी H प्लस और I माइनस है। तो ध्यान रखिएगा कि ये रूल है, जिस डायरेक्शन में पहला पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था उसी डायरेक्शन में दूसरा वाला पाई बॉन्ड भी शिफ्ट करेगा, क्योंकि यह है ऑलरेडी पॉजिटिव आई इफेक्ट ही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसी दिशा में करेगा। तो ये पाई बॉन्ड भी वैसे शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये इस तरह का दिखेगा। CH3 CH2 और C पर है Cl, इस पर दे सकते हो CH2 पर माइनस आ गया है, प्लस आ गया है, तो I माइनस यहाँ आएगा, H प्लस यहाँ आएगा। इसलिए इसका लास्ट प्रोडक्ट कंपेयर किया जाए तो CH2 ये C पर हो गया Cl, यहाँ पर हो गया I और ये है CH3, यानी यह कंपाउंड आपको पहला वाला दिख रहा है, फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल रिएक्ट्स विद फास्टेस्ट विद हाइड्रोजन अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। यानी आपको इनमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन दे रखा है। तो एल्कीन के अंदर जो रिएक्शन फास्ट होगी वहाँ पर H2 गैस ज़्यादा जुड़ेगा, जहाँ ज़्यादा जुड़ेगा वहाँ पर हीट भी ज़्यादा निकलेगी। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जोड़ने पर हाइड्रोजनेशन जो हीट है और एक्टिविटी है वहीं पे ज़्यादा होगी जहाँ पर इनकी एक्टिविटी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि इनकी रिएक्टिविटी हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर निकाली जाती है। तो रूल इसका है ऑन इंक्रीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान रखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीजेज, देयरफॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिक्रीजेज, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिक्रीजेज, घट जाएगी। तो देखो यहाँ पर जैसे दिया गया था पहला कंपाउंड, यहीं पे देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि R जो दिया गया है, लेट ये सारे के सारे R बराबर मान लीजिए कि CH3 है। CH3 का मतलब है कि अगर यहाँ ये आपका कार्बन, ये अल्फा कार्बन ये होगा
तो इसे 3-3-6 हाइपर कॉन्जुगेशन माना जा सकता है। अगर यहाँ पे देखो तो 3-3-6 3-9-3-12 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यहाँ पर 3 और 3-6 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, पर यहाँ 3-3-6 और 3-9 हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएंगे। तो देख सकते हो कि 12 वाले का अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो कौन सा एल्कीन स्टेबल ज़्यादा है। तो देखो स्टेबिलिटी जो ऑर्डर यहाँ पर आएगा वहाँ पर देखो ये दूसरे वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम अगर देखा जाए तो चौथे वाले का है। अब पहले वाले तीसरे कंपेयर किया जाए, जो पहला वाला है इसके यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे 6 है, पर ये देखो ट्रांस है और ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन पर है, तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उनकी स्टेबिलिटी कम है। यानी पहले की स्टेबिलिटी कम होगी, उससे कम अगर देखा जाए तो तीसरे की होगी। तो तीसरे वाले की स्टेबिलिटी यहाँ पे कम है, इसे कहते हैं कि लेस स्टेबल है। अगर लेस स्टेबल है तो मोस्ट रिएक्टिव होगा। अगर मोस्ट रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव है मोस्ट, देयरफॉर फास्टेस्ट हाइड्रोजनेशन, फास्टेस्ट हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब होगा कि इसमें H2 सबसे ज़्यादा जुड़ेगा, रेट इसमें ज़्यादा होगा और हीट भी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रिएक्शन H2 डबल बॉन्ड H2 में हाइपोक्लोरस एसिड मिलाया गया तो वो M बन गया है, तो रिएजेंट मिला करके यहाँ पर ग्लाइकोल बना रहा है, वेयर M एक मॉलिक्यूल है और R यहाँ रिएजेंट है, इसलिए M और R क्या होंगे। तो ये कंपाउंड दे रहा है एथेनॉल और HCl है, ये एथेन और हीट है, ये एथाइल क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे देखो Cl और OH जोड़ करके ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस के फॉर्म में दे रहा है। तो इसको भी अगर देखा जाए, सॉल्व किया जाए तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा यहाँ पर लेट। अगर हम इसमें देखो ग्लाइकोल बनाना चाहते हैं तो ग्लाइकोल बनाने के लिए ध्यान रखेगा कि एथीन के लिए क्या इसमें पॉसिबिलिटी था, ध्यान दीजिए। इसमें दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको आप HOCl जोड़ो तो HO में O हो गया है माइनस और Cl हो गया प्लस, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखो जब ट्रांसफर करोगे तो CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करने पर ये प्लस और माइनस हो गया है। इनमें सबसे पहले डबल बॉन्ड था, इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले आप जोड़ कर देखिए, तो ये आपने जोड़ा तो बन गया है CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है और CH2 पर ये देखिए जोड़ दिया आपने है Cl, आगे जोड़ा था आपने, यहाँ देखिए जो नेगेटिव फॉर्म में दिया गया OH के फॉर्म में है, OH को जोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको CH2OH है और CH2 पर ये पाया गया है Cl। अब देखो इस कंपाउंड में जो CH2OH है और OH है, एक तो OH मौजूद है, दूसरा OH लाना है। अब OH कहाँ से आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि OH आने के लिए एक प्रोडक्ट तो आपका सबसे पहले जो M था वह M तो मिल गया। अगर M मिल गया है तो पहचानो कि यहाँ पर M कहाँ पर है, M कहाँ पे लिखा है, M किसी में नहीं, ये यहाँ देखो नहीं पर है, M यहाँ पर दिख रहा है कि CH2Cl2 से दिया गया है। अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस अगर लगाया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक्वस के फॉर्म में लगाया जाए तो एक्वस का सेंस होता है, ये देखिए ये बन गया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2O निकाला होगा और ये CO2 होगा। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH ग्रुप होगा Na प्लस है और OH माइनस है, यह OH माइनस इस Cl को रिप्लेस कर देगा, तो ये लास्ट का प्रोडक्ट जो आएगा ये CH2OH होगा और CH2OH के फॉर्म में है। इसका सेंस है कि इसके अंदर R की वैल्यू जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस के फॉर्म में है, इसलिए इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो देखो ये फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए द कंपाउंड CH3 देखो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन का है, जिनमें 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑन रिएक्शन विद NaIO4 इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4 गिव्स। इसका मतलब है कि Na सोडियम आयोडेट NaI4 सोडियम आयोडेट, देखिए यहाँ पर सोडियम आयोडेट है NaI4 सोडियम आयोडेट
और पोटेशियम परमैंगनेट का मिक्सचर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डबल बॉन्ड पर जब अटैक करेगा तो एक कंपाउंड यहाँ से टूट करके कीटोनिक के फॉर्म CH3CO और CH3 और ये कार्बन जो होगा वो एल्डिहाइड ना हो करके एसिड बन जाएगा। यानी सोडियम आयोडेट और केमोनोफोर की वजह से डबल बॉन्ड से टूटने पर ये देखिए सेकेंडरी जो कार्बन यहाँ दिखाया गया था उस पर हल करके ये कीटोन बन जाएगा और ये दिख रहा था प्राइमरी वाला ये एल्डिहाइड ना हो करके ये एसिड के फॉर्म में टूट जाएगा। कार्बन दिया गया CH3, ये डबल बॉन्ड दिए गए हैं CH और CH3 के फॉर्म में है। इसे यहाँ पर दिया गया कि सोडियम आयोडेट है और प्लस यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट को फॉलो कर रहा है तो यहाँ तोड़ देगा और तोड़ने पर इसका कंपाउंड बन जाएगा CH3C। ये ग्रुप होगा CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोन और 2 कार्बन में CH3C डबल OH एसिड बन जाएगा। यूजिंग द एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस, कौन कंपाउंड इसमें दिया जाए जो इथाइल बेंजीन दे इथाइल ब्रोमाइड के साथ में लगा कर रखा जाए तो इथाइल बेंजीन वो देता हो। एक इसमें यह भी एक रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है FCR है क्योंकि रिएजेंट जो लिया गया है वो AlCl3 है पर इसमें देख सकते हो कि कंपाउंड है अगर हम इसको यूज कर दें C2H5OH है और बेंजीन की प्रेजेंस है AlCl3 लगा रखा है। ये देखो दूसरा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इनकरेक्टली अगर हम इसमें बेंजीन का यूज करके AlCl3 लगा दें और ये भी सकता है कि CH3 और देखो CH2 है और Cl है और ये बेंजीन का यूज किया गया है AlCl3 को प्रयोग किया गया है। देखो तीनों रिएक्शन में ये एथेनॉल है ये एथीन है ये इथाइल क्लोराइड है तीनों के केसों में ये देखिए इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ये बनेगा CH2 CH3 यहाँ पर भी बनेगा CH2 CH3 CH3 CH2 Cl को भी बेंजीन और AlCl3 की वजह से रखने पर यहाँ देख सकते हो कि इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए एथेनॉल एथीन एथाइल क्लोराइड को बेंजीन की प्रेजेंस में AlCl3 की प्रेजेंस में रखने पर एथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन को यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया था किसमें से कहाँ पर एथाइल बेंजीन बनेगा तो देखो एथीन प्लस बेंजीन है जो ये दिखाया गया था दूसरा वाला ये एथेनॉल प्लस बेंजीन है ये दिखाया गया था और फिर एथाइल क्लोराइड प्लस बेंजीन है और आपको ये दिखाया गया। इसका सेंस हो गया कि तीनों जो प्रोसेस दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो होगा वो ऑल ऑफ दिस के बराबर है। आगे देखिए A compound X with the molecular formula C3H8O can be oxidized to another compound Y whose molecular formula is C3H6O2. The compound X में भी तो बता रहा है कंपाउंड X क्या है। उस कंपाउंड को जानकारी के लिए आप जरा इसका सबसे पहले जो कंपाउंड दिया गया था वो C3H8OA है क्या इसकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना होता है। इसकी पहचान करना होगा तो निकालिए इसका भाई DBE बराबर का निकालोगे तो ये होगा 3 + 1 - 8/2 ये 4 माइनस हो गया है 4 ये बराबर हो गया है 0। अगर C3H8 ये 0 बता रहा है कि तो ये कंपाउंड कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो ये कंपाउंड या तो अल्कोहल होगा और या तो ईथर होगा। अल्कोहल के लिए आपको ग्रुप OH निकालना है ईथर के लिए आपको O निकालना है तो ये लिख सकते हो कैसा होगा कंपाउंड CH3 होगा CH2 होगा CH2OH और या तो कंपाउंड होगा ईथर CH3 और CH2 ऑक्सीजन ये देखो ईथर होगा। तो ये 2 कंपाउंड बनने की संभावना यहाँ पर होती है। फिर क्या रहा कि C3H can be oxidized to another compound Y whose molecular formula C3H6O2 है। तो कह रहा है कि इसको ऑक्सीडाइज कर दिया गया। ध्यान रखिएगा अगर हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो C3H6O2 हो रहा है तो कंपाउंड X क्या है। क्या ध्यान दीजिए अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं इसे तो ऑक्सीडाइज करने पर ये बनेगा CH3CH2CHO बनेगा। इसका सेंस हो गया
कि यह कंपाउंड अल्कोहल से एल्डिहाइड के फॉर्म में चेंज होगा। फिर देखो फर्दर ऑक्सीडेशन टेकन प्लेस, तो ये देखिए एल्डिहाइड CH3 CH2 से ये लास्ट में बन गया एसिड। अगर ये एसिड बन गया है तो यह कंपाउंड इस समय आपको मिल रहा है Y। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर 3 हो गए हैं कार्बन और H हो गया 3 2 5 और 1 6 और O हो गया है 2, और इसमें कंपेयर कर सकते हो तो इसका DBE बराबर जो आएगा इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड दिखेगा, यानी ये कंपाउंड फैटी एसिड हो गया है, फैटी एसिड। अब देख सकते हो कि वह कंपाउंड क्या होगा, तो वह प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल का सेंस हो गया कि पहला ऑप्शन देखो इथाइल मिथाइल ईथर है, यह प्रोपेनल है, यह प्रोपेनल है, यह प्रोपेनॉल है, यह देखो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसलिए देख सकते हो कि इसका ऑप्शन थर्ड है, जो यह एथेनॉल नहीं ये प्रोपेनॉल है। वैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा ही बन सकता है CH3 CH पर OH और CH3 हो गया। अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होने के बाद कंपाउंड जो बनेगा वो CH3C डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3, यानी ये कीटोन बन जाएगा, जबकि ये बन रहा है एल्डिहाइड। और कीटोन को जब ब्रेक करोगे तो इसको ब्रेक करने पर यहाँ से टूट जाएगा, तो केवल आपको मिलेगा CH3COOH और प्लस H2O और प्लस CO2। लास्ट प्रोडक्ट आपको ये बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जबकि इनमें कहीं पर भी 3 कार्बन नहीं है। इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल ना होकर अगर इसको चेंज करेंगे तब भी 2 ही कार्बन मिलेगा, और इसके लिए यहाँ पर जरूरी था कि 3 कार्बन चाहिए, तो वह प्रोपेनॉल 1 ही है, यह प्रोपेनॉल 2 नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड है, वह फोर्थ ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following, देखिए इसमें कंपाउंड दिया गया है, which of the following undergoes esterification with the acetic acid at the fastest rate। अब यहाँ कह रहा है कि बताओ इनमें से किसके कौन से अल्कोहल के साथ में एस्टिक एसिड को लगा दिया जाए तो सबसे फास्टेस्ट एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए एस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं, जब किसी फैटी एसिड को अल्कोहल के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद का जो फॉर्म है वह एस्टर होता है। अतः एस्टर बनने की फिनोमेना का नाम एस्टरिफिकेशन है। यह रेडियो एक्टिविटी से डिसाइड है कि फैटी एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल से H निकलता है। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि फैटी एसिड एक बेस जैसा बिहेवियर शो करता है, जबकि अल्कोहल एक एसिडिक नेचर को शो करता है। इसलिए देख सकते हो यहाँ पर एस्टरिफिकेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, तो जो अल्कोहल बल्कियर ज़्यादा होगा और एसिड भी बल्कियर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एस्टरिफिकेशन सबसे कम हो जाएगा। यानी लाइटर अल्कोहल और लाइटर फैटी एसिड के साथ में फास्टेस्ट एस्टरिफिकेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट है, इस वाले के लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पर कि ऑन इंक्रीजिंग बल्कियर नेचर, ध्यान रखिएगा बल्कियर नेचर एस्टरिफिकेशन डिक्रीजेज कम हो जाएगा। रूल ये है RC डबल बॉन्ड O और H है, और ये देखिए अल्कोहल ROH, अगर हम देखें तो OH होगा इसका, H इसका होगा, दोनों मिलने के बाद ये कंपाउंड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और R होगा, और प्लस यहाँ बन गया वाटर, इसे कहते हैं एस्टर, और फिनोमेना का नाम है एस्टरिफिकेशन। अब देखो एस्टरिफिकेशन इसमें ऑर्डर, एस्टरिफिकेशन ऑर्डर में अगर देखा जाए तो एसिड कैसा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा एस्ट्रिक फार्मिक एसिड में एस्टरिफिकेशन ज़्यादा। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो मेथनॉल होगा, मेथनॉल और फार्मिक एसिड में एस्टरिफिकेशन सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम कार्बन बढ़ा दें, थोड़ा सा बल्कियर कर दें, अल्कोहल में भी यहाँ पर थोड़ा सा बल्कियर कर दें, इन दोनों के साथ रखा जाए तो एस्टरिफिकेशन कम हो जाएगा। थोड़ा और इसको चेंज कर दिया जाए, CH3 ग्रुप हो गया, CH2 है और COOH है, यानी यहाँ अल्कोहल को भी चेंज कर सकते हो कि सेकेंडरी बना दिया जाए इसे, CH3CH और OH हो गया, तो ये देखो
इनके बीच में भी एस्टरिफिकेशन कम हो जाएगा। इसे कम कर देखा जाए तो ये संभावना इसमें हो सके CH3 देखो और थोड़ा बल्क हो गया ये CH3COOH, ठीक है। तो अल्कोहल में कम कर सकते हो, यहाँ पर देखो टर्सरी अल्कोहल हो गया CH3 और ये ग्रुप इसमें CH3 है, C और H है, इनमें और एस्टरिफिकेशन कम हो जाएगा। यानी अगर हम एसिड को दिखा दें यहाँ पर हम इसमें CH3, ये देखिए और ये ऐसा ग्रुप आ गया है, तो जैसे जैसे एसिड में भीड़ बढ़ती जाएगी, क्राउडिंग होगा, अल्कोहल में क्राउडिंग होगा तो एस्टरिफिकेशन कम हो जाएगा। अगर हम इस वाले कंपाउंड और इस कंपाउंड को एक साथ में एस्टरिफिकेशन कराएं तो सबसे स्लो होगा, लेकिन अगर फार्मिक एसिड मेथनॉल में कराएं तो सबसे फास्ट होगा। इसलिए अगर एसिटिक एसिड की बात कर रहा है तो इस एसिडिक एसिड के साथ में, इस एसिटिक एसिड के साथ में यह मिथनॉल के साथ सबसे फास्टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the among the following compounds will produce a secondary alcohol on reaction with Grignard reagent? ध्यान रखिएगा, अल्कोहल के फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो कहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो ये देख सकते हो कि अल्कोहल के साथ में सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी प्राइमरी अल्कोहल में यहाँ सारे कंपाउंड जो दिए गए हैं, एक यहाँ दिया गया है देखो कीटोन, ये दिखाया गया है एस्टर, ये भी दिखाया गया एस्टर, और चौथा ऑप्शन रखा ऑल ऑफ दिस। तो जैसे मान लो दिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO है, और ये देखो HCOO और CH3 है, और या तो एपॉक्साइड की बात किया जाए, देखो ऑक्सीजन दिया गया है, इसे कहते हैं एथाइलिन एपॉक्साइड, इट गिव्स, अगर यहाँ पे RMgX दे दीजिए तो इनकी वजह से अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड क्या बनाना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल बना सकता है प्राइमरी, पर ये इसको अगर देखो, इनको अगर देखा जाए इनके साथ में तो ये बना देगा प्राइमरी अल्कोहल। और अगर एसीटोन दे दीजिए, ठीक है, तो इससे बन जाएगा RMgX के साथ में ये देगा टर्सरी अल्कोहल। वैसे रूल इसका होता है H है, C है, डबल बॉन्ड देखो ध्यान से हो गया, और H मान लीजिए है, और ऑक्सीजन है, और दूसरा कंपाउंड है CH3 है। अगर हम इसमें CH3MgCl को ऐड कर दें तो आपको पता है कि ये है प्लस, ये होता है माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करोगे तो दोनों में जोड़ करके यहाँ दिखा सकते हो कि ये होगा प्लस और ये है माइनस। कार्बन को यहाँ जोड़ दीजिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, जो जोड़ोगे तो कंपाउंड जो दिखाई पड़ेगा वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखो CH3 और ग्रुप यहाँ पर है कार्बन पर, एक बॉन्ड यहाँ दिखाई पड़ा H, इसको दिखा दीजिए CH3, और ये होगा OMgCl है, ठीक है। अब हम अगर वाटर को जोड़ दें यहाँ पर तो इसकी कंडीशन में जो दिखाई पड़ेगा, ये देखिए HOH हो जाएगा, इसके ब्रेक होने पर ये बनता है अल्कोहल, ठीक है। और इनको ब्रेक करके देखा जाए तो इनकी भी कंडीशन अगर होगा तो ये बनता अल्कोहल। और जब आप इसे चेंज करते हो तो इस केस में ये ग्रुप आपको दिखाया गया था, एक कार्बन का फार्मिस्टर था, और इसमें देखिए कनिचराव भी साथ में है कि जैसे मान लो हमने दिया था कि यहाँ तो था फार्मिस्टर, और ये देख सकते हो कि ये एस्टर है। इनमें अगर हम हायर के फॉर्म में देखें तो हायर वाले कंपाउंड दिखाई पड़ रहा है, इसका नेचर होगा CH3, और ग्रुप यहाँ देखिए है डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन में ग्रुप ये दिखाया गया CH3। इसके साथ में भी अगर Cl को जोड़ते हैं तो यहाँ से भी ये प्लस होगा माइनस होगा, और इनका डबल बॉन्ड ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। ये अगर यहाँ ज्वाइन कर दिया जाए और इसको यहाँ जोड़ दिया जाए, ये यहाँ पर अल्कोहल के फॉर्म जुड़ेगा, तो एक कार्बन जोड़ने के बाद ये दिखाई पड़ा CH3 CH3 और ये ग्रुप देखो OH हो गया। इसका सेंस है कि हायर फैटी जो एस्टर दिया गया है उससे हमको सेकेंडरी अल्कोहल के फॉर्म मिल रहा, हायर फैटी एस्टर CH3C पर ज्वाइंट हो रहा है, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद दो कार्बन ज्वाइन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मिल रहा है CH3CHOH। तो देखो इनमें हो गया है CH3, लेकिन इसको अगर ले लोगे तो ये देगा टर्सरी, ये देगा सेकेंडरी, ये देगा प्राइमरी, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सेकंड होगा, यानी टर्सरी, यानी जो हायर स्टेज होगा, इसके जो दिया गया था फार्मिस्टर, इनमें सेकेंडरी नहीं बनेगा, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिस्टियर और एथाइल एपॉक्साइड ये सभी बनेंगे प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन हायर अगर दिया जाता है तो इससे बनेगा
सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन है, यानी इसका ऑप्शन सेकंड के फॉर्म में है। नेक्स्ट देखिए, एन एल्कीन ऑब्टेन्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल ए कोई अल्कोहल है जिसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाए तो एल्कीन बन जाएगा। ए कोई अल्कोहल है, लेकिन उस एल्कीन जो मिलेगा उस पर अगर ओजोन का रिएक्शन करा दिया जाए तो दो मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड का, देखा ना, दो मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड का बन रहा है। एल्कीन आपको मिल रहा ए से, तो पूछ रहा है कोई कंपाउंड ए क्या है जिससे एल्कीन का ओजोनोलिसिस कर देने पर उसके अंदर दो एस्टल्डिहाइड बनेंगे। तो ध्यान रखना कि दो एस्टल्डिहाइड बनने के लिए आपको कार्बन कम से कम 4 चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। लेकिन ये 4 कार्बन में डबल बॉन्ड बीच में है, और जबकि यहाँ पर CH3 CH2 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन यहाँ है, 4 यहाँ पर है। अब बताना है कि वो कंपाउंड ए इस दोनों में से तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, पर तीसरे चौथे में ऑप्शन कौन होगा, इसकी पहचान करने के लिए इस कंपाउंड देखो एल्कीन किससे मिला है तो पहले आप डिहाइड्रेशन करिए। इसका सेंस हो गया कि डिहाइड्रेशन करने के बाद बनेगा एल्कीन। क्वेश्चन कह रहा है कि डिहाइड्रेशन करने के बाद बनेगा एल्कीन, तो वो कौन अल्कोहल है, जबकि आप देख सकते हो कि तीसरे ऑप्शन में अल्कोहल तो है लेकिन ये एल्कीन पहले बना हुआ है। और देखो यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल है, एल्कीन नहीं बना है, यानी इसका जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तब ये एल्कीन बनेगा। इसमें एल्कीन बना पहले है, तो वैसे देखने में लगता है कि ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही होना चाहिए ये चौथा वाला। फिर भी जो कह रहा है उसके अनुसार अगर पकड़ना चाहो, देखो ये है CH3 हो गया CH2, और ये है बॉन्ड आपका CH, और ये देखा CH3। इसमें कहता है कि डिहाइड्रेशन कर दिया गया। डिहाइड्रेशन करने का सेंस है कि दिस रिएक्शन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का सेंस होता है कि अल्फा कार्बन पर पाए जाने वाले OH के साथ में बीटा कार्बन का एक एटम यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो इसका H या इसका H, अगर H यहाँ से हटता है, डबल बॉन्ड यहाँ बनाते हो, तो 3 कार्बन पर ये टूटकर ये प्रोपेनल और ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। पर डबल बॉन्ड अगर यहाँ बनता है तो दो दो कार्बन के फॉर्म में मिलेंगे जिससे एस्टल्डिहाइड बनता दिखाई पड़ेगा। तो अगर हम डिहाइड्रेट करें तो ये देखो बीटा 1 बीटा 2 में बीटा 1 से H निकलेगा, तो ये सिडजेफ का रूल है। और अगर बीटा 2 से निकलता है तो हाफ वैलेंस होगा। तो अधिकतर देखा जाए तो इसकी 2 संभावनाएं होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड हो गया CH और CH3, दूसरा बन सकता है CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड देखो CH2, ये है ब्यूट 2 इन, ये है ब्यूट 1 इन है। ब्यूट 2 इन जो दिया गया है वो सिडजेफ के रूल के अनुसार है, जबकि ब्यूट 1 अगर देखा जाए तो हॉफमैन्स के अनुसार है। हॉफमैन्स जो होता है सब जगह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अधिक देखा जाए तो ये सिडजेफ के रूल का होगा। इस पर अगर हम ओजोनोलिसिस कर दें, ओजोन के साथ में इसका दूसरा रिएजेंट जिंक और वाटर लगा दें तो यहीं से टूट जाएगा। टूट जाने पर डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा CH3 CHO के 2 मॉलिक्यूल। यही कहा था कि एस्टल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल बनता है, तो ऑप्शन वही आपका 4th वाला है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विद पोटेशियम मेथॉक्साइड इन एथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमोपेंटेन है। इस 2 ब्रोमोपेंटेन हीटेड विद पोटेशियम मेथॉक्साइड यानी C2H5O, ये आपको हीट करा दिया गया। देखो पोटेशियम मेथॉक्साइड का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, और यहाँ पर K पॉजिटिव है और ये हीट किया गया। इसका सेंस है कि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा, यानी ये रिएक्शन जब एलिमिनेशन होगी, देखो तो ये एलिमिनेशन कौन सी होगी, ये एलिमिनेशन यहाँ पर E2 है, E2 एलिमिनेशन है। हीट की वजह से में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में अगर एलिमिनेशन होगा तो ये E2 के फॉर्म में है। पर कह रहा है कि अगर E2 होगा तो एथेनॉल की प्रेजेंस भी बता रहा है इसके अंदर, C2H5OH एथेनॉल सॉल्वेंट में है। तो कंपाउंड कौन सा बनेगा इसके अंदर, ये देखिए एथॉक्साइड प्रेजेंस में अगर रखोगे तो ट्रांस एल्कीन बनता है। अगर एथेनॉल ना होता तो ये सिस के फॉर्म में होता,
लेकिन इनमें से इसका नेचर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये बनेगा इसके अंदर, देखो CH3, ये बॉन्ड होगा H, C डबल बॉन्ड है H, और इसका नेचर होगा CH2 CH3, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, ये होगा ट्रांस पेंट टू इन के बराबर, ट्रांसपेंट टू इन होता है। इस तरह से ये कंपाउंड आपने देखे, उसी कंटिन्यूएशन में आप इसे पढ़ रहे थे, जो GOC से हाइड्रोकार्बन चल करके एल्काइल हैलाइड से भी हम यहाँ पे लेकर E1 E2 SN1 SN2 का क्वेश्चन और रिएक्शन बेस्ड पर नेमिंग रिएक्शन के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। यह वीडियो भी, ये क्वेश्चन भी उसी के आधार पर चल रहा है जहाँ नेमिंग रिएक्शन भी आ रहा होगा। इसे आप क्वेश्चन को देखिए, इसे कई बार पढ़िए, समझिए, और फिर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।